नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास जगह लेकर आया हूँ। ये वो जगह है जिसने भारतवर्ष का, इंडिया का नक्शा बदला और सदियों तक एक नया राज दिया। तो ये वो जगह है जहाँ से मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी भारत में। और इस जगह, इस गांव, इस विलेज का नाम कलानौर है। यहाँ पर अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर, उसका राज्याभिषेक या फिर उसका ताज पहनाया गया। उसके रिजेंट या जो उसकी सेना का कमांडर था, बैरम खान द्वारा। और ये जगह इसलिए ख़ास है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि इस जगह से ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। क्योंकि अकबर के फादर हुमायूं, ही वॉज एक्साइल्ड इनटू टुडेज़ पाकिस्तान। उसको थाटा में निर्वासन पर भेज दिया गया था, या मजबूरी में उसको भागना पड़ा था जब शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया था। और उसके मरने के बाद जब अकबर कुल 12 या 13 साल का रहा होगा, तो दोबारा उसने उसके रिजेंट या सेना के कमांडर बैरम खान के नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप में दोबारा भारत पर चढ़ाई करने की या अपना खोया हुआ राज वापस हासिल करने की सोची। उस समय दिल्ली का राजा या पूरे भारत का राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम इतिहास की किताबों में या इतिहास में हेमू के नाम से भी जानते हैं। हेमू एक बहुत ही बहादुर और वीर सेनापति और राजा था। और ऐसा कहते हैं कि हेमू ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी। संभवतः है लगातार 15 या 16 बार युद्धों में हेमू जीत चुका था, महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इसी कारण जो उनके दरबारी थे और लोग थे, उन्होंने खुश होकर उसे विक्रमादित्य, यानी कि जो प्राचीन भारत में या फिर जो एक हमारे वैदिक युग में जो राजा हारता नहीं था, उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी। तो हेमचंद्र को या राजा हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो हेमू उस समय दिल्ली के तख्त पर थे। और यह बात जो हेमू के दरबार में कुछ लोग जो मुस्लिम उनके पदाधिकारी थे, या जो और एक कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले जो उनके दरबारी थे, उन्हें पसंद नहीं थी। क्योंकि वो चाहते थे भारत में दोबारा से एक मुग़ल साम्राज्य या फिर जो एक इस्लामिक राज स्थापित हो जाए। और इसलिए उन्होंने अकबर जो कि निर्वासन में थाटा या अमरकोट में, सॉरी, आई एम सो सॉरी, it was not Thatta, the place was Amarkot, which is on border area now. So basically now that Amarkot place is in Pakistan, otherwise it's on India-Pakistan border near Rajasthan, जैसलमेर के आसपास वो जगह है अमरकोट। तो अमरकोट के राजा ने अकबर और उसकी माँ हमीदा को शरण दी थी। और वहाँ से क्योंकि मुस्लिम दरबारियों ने या जो अकबर के और जो ना चाहने वाले दरबारी थे, वो चाहते थे कि वापस वहाँ पर एक इस्लामिक राज या मुग़लिया राज हो जाए। तो उन्होंने अकबर को निमंत्रण भेजा। और बैरम खान, अकबर क्योंकि उस समय बच्चा ही था, 12 या 13 साल का रहा होगा कुछ, तो बैरम खान जो उसका कमांडर था, उसने एक बड़ी सेना एकत्रित की और भारत पर, या फिर समझिए दिल्ली पर हमला कर दिया, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी थी। और इस जगह, क्योंकि ये जगह अगर हम देखेंगे तो इस तरफ गुरदासपुर है, गुरदासपुर सिटी है, और इस तरफ पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है, जो यहाँ से मुश्किल से 15-16 किलोमीटर रहा होगा। तो ये उस समय मतलब मेन दिल्ली जाने वाला रास्ता हुआ करता था। अगर हम उस समय के पंजाब से अभी जाएंगे तो ये जगह इस रास्ते से ही जाया जाता था। और वो रास्ते, क्योंकि एक रोड तो अभी भी है जो हाईवे करतारपुर साहिब कॉरिडोर को गुरदासपुर सिटी से जोड़ता है, पर वो उस समय क्योंकि हाईवे जैसा तो कुछ था नहीं, तो जो एक रास्ता हुआ करता था, सांकेतिक रास्ता, वो लगभग इसी जगह से यहीं कहीं से गुजरता था, जो अभी करतारपुर कॉरिडोर को गुरदासपुर शहर से जोड़ता है। तो क्योंकि हुमायूं की तो देहांत हो चुकी थी और हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का राजा था, तो इसलिए क्योंकि राजा का होना एक सेना के लिए ज़रूरी होता है, उस समय की ये सोच थी, वो आज भी है।
राजा आज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दे आर ऑल्सो लाइक किंग्स, वो भी राजा की तरह ही होते हैं। और किसी देश में अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ना हो तो ये माना जाता है कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है या वहाँ का कोई राज नहीं है, राजा नहीं है। तो इसलिए बैरम खान ने दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले या हेमू से लड़ने से पहले अकबर का यहाँ इस जगह उसका राज्य तिलक किया, या हिंदी में राज्याभिषेक बोलते हैं, उर्दू में उसको तख्तपोशी या ताजपोशी की। और ही वॉज bestowed a crown here, so he was declared a sultan or a king or a prime minister or whatever you say, a president here। तो इस जगह इस गांव का नाम कलानौर है, ये गुरदासपुर ज़िले में आता है और आज के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर ये गांव है। और इसके कुछ दूर आगे ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, जहाँ पर रावी नदी के उस पार गुरु नानक जी का जो उनका एक, जहाँ उन्होंने मेन उनके उपदेश दिए, और जो प्रमुख गुरुद्वारा जो है, जो सिख धर्म में या बाकी हिंदू धर्म में भी वो भी उसको बहुत मानते हैं, क्योंकि गुरु नानक जी को सिख कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो सिख धर्म जैसा कुछ एक विचारधारा नहीं थी। और उन्होंने हिंदू धर्म से कुरीतियों को हटाने के लिए ही एक नया पंथ या एक नया आंदोलन शुरू किया, जो कि इन रिसेंट ईयर्स which is named as Sikh religion. So basically Sikh is not a religion, it is just a sect and it's an ideology among Hindus only। और उसको, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग ही, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ले ली इसलिए वो सिख कहलाए। तो एनीवे that is a different aspect, so I want you to have a look at this place। तो ये कुछ अभी ख़ास वो नहीं है, बट आई एम हैप्पी दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड, और उसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना दी है। और अब मैं आपको उस जगह ले जाता हूँ। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं और एक टिपिकल जो मुग़ल एक 4 गार्डन 4 बाग स्टाइल में एक जो उनका 4 बाग प्लान होता है, स्क्वायर, सेंटर, मौजोलियम और एक वाटर बॉडी जो यहाँ कभी रही होगी। और इस जगह पर आप जो मेरे सामने आप देख रहे हैं उस सीढ़ी के ऊपर, वहाँ पर 12 या 13 साल के अकबर को, जो उस समय उसका नाम जलाल था, उसको बिठाकर बैरम खान ने उसका राज तिलक किया या उसको ताज पहनाया, और भारत पर मुगलिया सल्तनत को दोबारा स्थापित करने के लिए जलाल जो 12-13 साल का था उसको अकबर नाम दिया। तो यह कलानौर गांव है, पंजाबी में इसे पिंड बोलते हैं, जैसे इट एज अ पिंड इज़ बेसिकली अ विलेज। और हिंदी में भी, संस्कृत में भी पिंड मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ यू नो एनीथिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड एज पिंड। सो बेसिकली अ प्लेस वेयर मैनी पीपल लिव or a group of people live, so that is called as a pind। So pind is not a different word, it is quite common। तो अभी आप देखेंगे कि ये एक सिंपल सी ही जगह है, ये कुछ ख़ास वो नहीं है। और अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया है, और फिर भी जो इसकी हालत है काफ़ी सेफ़ और सिक्योर्ड है। और मुझे खुशी है कि जो आसपास के विलेजर्स हैं, ग्रामीण लोग हैं, या जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन जब यही चीज़ मैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश या और जगह में देखता हूँ, तो उन लोगों को सिर्फ जो उनकी अपने धर्म की या मुस्लिम धर्म से जो संबंधित स्थान है, सिर्फ उसी को लोग प्रोटेक्ट करते हैं। और आए दिन हमें हिंदू या सिख मंदिरों के तोड़ने की या गिरजाघर, चर्च उनके तोड़ने की, ये सब खबरें मिलती रहती हैं। तो ये एक बड़ी ही दुखद बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री सीखने के लिए है। हिस्ट्री, उससे हम अपने एक पर्सनल, एक रिवेंजफुल या एक वेंडेटा के रूप में देखकर हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें, या एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा लेकर हम चीज़ों को ध्वस्त करें और उनको डिमोलिश करें, तो ये ठीक नहीं है। और कितने सारे मंदिर और ऐतिहासिक चीज़ें थी। बामियान बुद्धा तो आपको सबको याद ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बामियान में जो बुद्ध भगवान की मूर्ति थी, जिसको वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, तालिबान ने ध्वस्त कर दिया, ये बोल के कि ये इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है।
जबकि वो सारे लोग इस्लाम में, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म से ही कन्वर्टेड हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ अलग हैं। आज का जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू ही थे पहले, और बुद्धिस्ट भी थे, स्पेशली in Bangladesh also there were Buddhists, because Buddhism was also flourished there in some 8th 9th century। और अफ़गानिस्तान में और जो हिमालय की तलहटियों में, जो इन टेरेंस ऑफ हिमालयाज, बुद्धिज़्म वाज फ्लोरिस्ड। सो एनीवे, but it is my sincere and humble request to my fellow Pakistani and Bangladeshi government and in Afghanistan that they should preserve the historical things, historical buildings. Religious identity is never under threat by historical monuments। और भारत में चाहे जो भी हम कुछ कहें, लेकिन मुझे खुशी होती है कि जो भी हमारे सिखिज़म से रिलेटेड, इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड और क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि कोई भी छोटा से छोटा, यानी कि यहूदी, पारसी, उन धर्म के भी जितने भी स्थल हैं और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको कभी कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती। और गलती से अगर कभी कुछ लोग वेंडलिज्म कर भी देते हैं तो गवर्नमेंट तुरंत फुर्ती दिखाकर और जल्दी दिखाकर उसको दोबारा से रेस्टोर करती है। तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट इंडिया, एंड आई रियली appreciate Indian government for this thing. Indian governments, when I say, means any government in India is not based upon the party line। कोई भी भारत में सरकार रही हो, वो सब इस बात में एक मत हैं कि जो हिस्टोरिकल और जो कल्चरल हेरिटेज है और जो ऐतिहासिक धरोहर हैं भारत की, उसको बचाया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। आसपास का नज़ारा आप देखेंगे यहाँ पर, आई थिंक इट इज़ व्हीट एंड मस्टर्ड, गेहूँ और सरसों की खेती यहाँ हो रखी है। तो कितना सुंदर और एक विहंगम या भव्य एक नज़ारा है। इट्स सच अ पैनोरामिक व्यू, इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। इट्स लश ग्रीन एंड दैट yellow petals of mustard are giving a wonderful contrast। हरे हरे जो खेत हैं गेहूं के, उसके साथ में जो पीला सरसों का जो पेटल है, वो एक ज़बरदस्त ही एक लुक इस जगह को दे रहा है। और मुझे तो इसकी सुंदरता को बयान करने में भी इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी देखकर शायद खुशी होंगे इसको। Some locals have put their buffaloes or cows over here। और ये उनके खेतों के बीच में ही स्थित है, उनके एग्रीकल्चर फार्म्स के बीच में ये जगह। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये खुशी की बात है कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व कंजर्व करके रखा गया है। तो भारत की विभिन्न सरकारों ने ये कभी नहीं सोचा कि यहाँ से एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसने कि हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य को पदस्थापित किया और एक इस्लामिक राज या मुगलिया राज स्थापित किया, परंतु उन्होंने इसे ऐतिहासिक धरोहर ही समझा और इसे कंजर्व और प्रिजर्व किया। और यही खुशी की बात है। ऐसा ही होना चाहिए हर देश में, सिर्फ भारत में ही नहीं, हर देश में। और मैं चाहूँगा कि भारत से और यहाँ के इस रखरखाव से, इमारतों की धरोहरों के रखरखाव से बाकी जगहों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो एक बेहद खुशी की बात है। जहाँ तक अकबर और हेमू की बात हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से लगभग 400 लगभग इस around 400 kilometers from here there is a place called Panipat। Not exactly 400, must be some 350 kilometers or some 120 miles from here। तो पानीपत में एक बहुत ही फेमस जगह है, तरावड़ी या तलवड़ी गांव या उसके आसपास। वहाँ पर दिल्ली के राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य या राजा हेमू और इधर से जलाल या अकबर की सेना बैरम खान के नेतृत्व में उनकी लड़ाई हुई, ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और जो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना थी उसने एक तरह से उसको हरा ही दिया था, अकबर की और बैरम खान की संयुक्त सेना को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। और वो पांव उखड़ के भागने लगे थे युद्ध के मैदान से। लेकिन तभी क्योंकि उस समय क्या था कि हाथियों का काफ़ी यूज़ या प्रयोग भारतीय सेना करती थी,
और जो हिंदू सेना होती थी उनको हाथियों पर एक बहुत भरोसा हुआ करता था। और राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी के ऊपर एक हौदे में सवार होकर ही युद्ध का संचालन कर रहा था। ही वॉज लीडिंग द बैटल फील्ड एंड व्हाट हैपेंड सडनली बैरम खान या जो उनके और जो कमांडर्स थे उन्होंने नोटिस किया इस चीज़ को कि जो अगर इसको वहाँ निशाना लगाया जाए हौदे के ऊपर या हाथी के ऊपर जो राजा हेमू बैठा था सेना का संचालन कर रहा था, तो उन्होंने जो उनके सिद्ध निशानेबाज थे या आर्चर्स थे उनको बोला कि ज़रा हेमू पर निशाना मारो। और लड़ाई तो उनके सैनिक भागने लगे थे और इस तरह से भयंकर तबाही मचा दी थी जो राजा हेमचंद्र की सेना ने, हेमू की सेना ने। तभी एक कुशल निशानेबाज का तीर जो है राजा हेमू की आंख में लग गया और वो बेहोश होकर वहीं हौदे में गिर पड़ा। तो हिंदू सेना जो उस समय लीड कर रही थी और बुरी तरह से उसने मुस्लिम जो उनकी अकबर की बैरम खान की सेना थी उसको पछाड़ दिया था। अचानक उन्होंने देखा कि हौदे पर, क्योंकि बेहोश होकर जो अकबर हेमू था वो हौदे में गिर पड़ा था, तो उन्होंने देखा कि ये तो शायद हमारा राजा मर गया या हमारा राजा दिख नहीं रहा, और उनमें अफरा तफरी मच गई। तो मतलब इस मूर्खता के कारण वो उन्हें ये लगा कि अब तो हमारा राजा मर गया, मतलब हम हार गए। एक बहुत ही हिंदू सेनाओं में शुरू से अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच रही है। वो हमेशा युद्ध को एक मनोरंजन या फिर एक नीतियों पर आधारित चीज़ देखते हैं। ऐतिहासिक जो हमारी वैदिक नीतियाँ थीं कि जैसे सनसेट के बाद युद्ध नहीं करेंगे या फिर हम धोखे से वार नहीं करेंगे या राजा मर गया तो हार स्वीकार कर लेंगे, और एक तरह से उनका हौसला पस्त हो गया और वो बहुत दुखी होकर, मतलब जो लीड कर रहे थे इतनी तेज़ी से, उतना ही उनको सदमा पहुंचा। और जब मुग़ल सेना ने ये देखा कि जो हिंदू सेना है वो कमज़ोर पड़ गई है, या फिर उनको अचानक से हो क्या गया कि जो हम भाग रहे थे और अचानक से इन्होंने हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दिया, तभी उन्होंने चार्ज लिया और दोबारा से उनको जो जीत रहे थे उनको हरा दिया। और हेमू को पानीपत के पास से जो भी जगह थी वहाँ पर हौदे से नीचे उतार कर नीचे बिठाया गया। और बाकी तो इतिहास की किताबों में आप लोग जानते ही हैं कि बैरम खान ने अकबर से कहा या जलाल से कहा 12-13 साल के से कि आप इसका गला काटो या इसको जो है सर कलम कर दो। और अकबर क्योंकि बच्चा ही था तो उसने मना कर दिया कि शायद वो नहीं कर पाएगा या वो छोटा था। तो फिर उसके सामने बैरम खान ने हेमू का सर काट कर एक तरह से ये घोषणा कर दी कि अब जो है हेमू की सेना हार चुकी है और राजा पूरी तरह से मारा जा चुका है। और उसके बाद तो इतिहास ही है जो आपने देखा कि एक लंबे समय तक मुग़ल राजाओं ने या मुग़ल सुल्तानों ने भारत पर राज किया, औरंगजेब तक, औरंगजेब के बाद भी कई पीढ़ियों तक। और लास्ट मुग़ल जिसको बोलते हैं बहादुर शाह जफ़र, जिसको कि अंग्रेज़ों ने एग्ज़ाइल कर दिया था रंगून में, बर्मा में, तब तक एक तरह से ऐतिहासिक रूप से या ऑफिशियल रूप से तो 1857 तक मुग़ल रूल भारत में रहा। यानी कि अकबर का दादा बाबर से अगर हम देखें तो जो लगभग 1525-1520 के आसपास भारत आया उज़्बेकिस्तान से, सो 1500 से लेके 1857 यानी कि मोटा मोटा 400 साल तक मुग़ल राजाओं ने भारत पर राज किया। तो इस जगह की खासियत यह है कि इस जगह से ही दोबारा मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि हेमू राजा बन चुका था। और अगर पानीपत की लड़ाई में हेमू नहीं हारता तो निश्चित रूप से भारत की तस्वीर कुछ और होती और कम से कम मुगलिया राज तो नहीं होता। परंतु शायद इतिहास को ये मंजूर नहीं था, या जो भी ऐतिहासिक भूलें अकबर की सेना से और साथ ही हेमू की सेना से भी हुई। अकबर की सेना से ये हुई कि उसने उसको कमज़ोर समझा और एक तरह से युद्ध हार ही गए थे, परंतु हेमू की सेना अति उत्साह में और एक ये मूर्खता में कि राजा देख नहीं रहा है तो शायद राजा मर गया और हम लड़ाई हार गए, और उनके हौसले पस्त हो गए, उन्होंने लड़ाई बंद कर दी, इस कारण हार गए और इससे भारत का इतिहास ही बदल गया। तो खैर, अब मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा, मुझे सुना और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा, तो मुझे बेहद खुशी है। और मैं आपको एक बोर्ड और दिखाना चाहूँगा जो कि एएसआई ने या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ लगा रखा है। तो इस बोर्ड को आप देखिए और समझिए। ये देखिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इट इज़ रिटन ओवर हियर।
सुरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई इस इमारत को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है तो उसे कारावास का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मंथ्स तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह अर्थदंड का भागी होगा जो कि 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। In English, I read it here: protected monument. This monument has been declared to be of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, 24 of 1958. Whoever destroys, removes, injures, alters, defaces, imperils, or diffuses this monument shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. So that's about the rule of Indian government over here. Now there's the board. Takht-e-Akbari means this is the place where Akbar was crowned at Kalanaur. The name of the place is, or the village is, Kalanaur in district Gurdaspur, Punjab. And it is board in Punjabi. It is written in Punjabi. That's the same thing which I have told you. So it is all about this monument, this protected monument और तख्त-ए-अकबरी, और वह जगह जहाँ अकबर को राज तिलक किया गया, राज्याभिषेक किया गया। और इसके साथ ही ये सुंदर नज़ारा आप देखिए जहाँ पर के हरे हरे खेत हैं गेहूं के, और सरसों का नज़ारा, और आसपास के जो विलेजर्स यहाँ काम कर रहे हैं खेतों में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I'll see you in some other video. Bye bye.